नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनंत बायोमेडिकल में स्वागत है। एक ऐसा मंच जहां हम उभरती स्वास्थ्य तकनीकों के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का विषय क्या है। आज हम टीके यानी वैक्सीन और उनके रखरखाव या स्टोरेज में क्या क्या तकनीकें इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम ये बातचीत शुरू करें, इस महत्वपूर्ण जानकारी को बड़े गौर से सुनिए। टीके इस दुनिया की कुछ सबसे खराब बीमारियों से हमारी सुरक्षा करते हैं और ये हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी भी हैं। किंतु ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन टीकों को या वैक्सीन्स को सही तरीके से संग्रहित या स्टोर करके रखा जाए, क्योंकि अगर ये टीके सही तरीके से संग्रहित नहीं है या सही तापमान पे संग्रहित नहीं है, तो इसका सीधा सीधा ये मतलब होता है कि ये मनुष्यों को इन बीमारियों से लड़ने में जो मदद देना होता है उसको देने में पूरी तरह से सक्षम नहीं है। तो इस वजह से टीके या वैक्सीन को सही तरीके से स्टोर या संग्रहित करना बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस और कोरोना वायरस वैक्सीन 2020 में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले विषय। लेकिन असल में इन टीके या वैक्सीन और उनके स्टोरेज के बारे में हम जानते कितना है, ये बनते किस तरह हैं, इन टीकों में होता क्या है, इन टीकों को किस तरह से स्टोरेज किया जाता है, इस विषय में हम कितना जानते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले कि टीकाकरण या वैक्सीनेशन असल में होता क्या है। टीकाकरण लोगों को हानिकारक बीमारियों से बचाने का एक प्रभावी, सुरक्षित और सफल तरीका है, इससे पहले कि लोग इन बीमारियों की चपेट में आएं। ये टीके विशिष्ट संक्रमणों के प्रतिरोध का निर्माण करने के लिए आपके शरीर के प्राकृतिक सुरक्षा का उपयोग करता है और आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। टीके एंटीबॉडी बनाने के लिए आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रशिक्षित करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि उस बीमारी के चपेट में आने के पहले ही इन टीकों के द्वारा आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम ये जान जाती है कि अगर कभी आगे आप इन बीमारियों के संपर्क में आए या इन जर्म्स के संपर्क में आए तो आपके शरीर को इनसे कैसे लड़ना है। तो टीके इसीलिए बहुत प्रभावशाली हैं, क्योंकि उस बीमारी के संपर्क में आने के पहले ही आपके शरीर को ये, आपकी इम्यून सिस्टम को ये पता चल जाता है कि उससे लड़ना कैसे है इन टीकों की वजह से। अब ये भी जान लीजिए कि चूंकि वैक्सीन या टीकों में जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, ऐसे कीटाणुओं के केवल कमजोर या मारे हुए रूप होते हैं, वो जिंदा नहीं होते हैं। तो अगर होते भी हैं तो वो बहुत कमजोर रूप में होते हैं। तो इस वजह से वे आपके शरीर को किसी बीमारी में नहीं डालते या फिर किसी तरह की जटिलताओं के जोखिम में भी नहीं डालते हैं। अधिकांश टीके इंजेक्शन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन कुछ मौखिक रूप से यानी मुंह के द्वारा भी दिए जाते हैं और कुछ का छिड़काव नाक में किया जाता है। अब हमने ये तो देख लिया कि टीकाकरण होता क्या है, लेकिन टीकाकरण को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है, इस बात पे जरा नजर डालते हैं। टीकाकरण बीमारी से बचाने और जीवन की रक्षा करने के लिए एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी तरीका है। आज कई बीमारियों से लड़ने के लिए टीके उपलब्ध हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, डिप्थेरिया, मीजल्स और अब कोविड भी। परंतु टीकाकरण महत्वपूर्ण क्यों है? तो ये जान लीजिए कि जब हम टीकाकरण करवाते हैं तो हम न केवल अपनी सुरक्षा करते हैं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी सुरक्षा करते हैं। कैसे? कुछ लोग जो गंभीर रूप से बीमार होते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे कुछ टीके ना लगवाएं। तो ऐसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं और जो टीके नहीं लगवा सकते, कुछ ऐसे टीके हैं जो वे नहीं लगवा सकते, जो उन्हें सलाह दी गई है, तो वो हम पर निर्भर करते हैं कि हम इन टीकों को लगाएं और फिर ऐसी बीमारियां जो टीकों को लगाने से, जिन बीमारियों से बचा जा सकता है, ऐसी बीमारियों से हम खुद को भी बचाएं और इन लोगों को भी बचाएं। क्योंकि जब हम टीका लगाते हैं तो हम बीमारी के प्रसार को कहीं ना कहीं बहुत बड़े हद तक रोक सकते हैं। तो इसीलिए टीके की महत्ता बहुत ज्यादा है, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जो टीके नहीं लगवा सकते हैं किसी भी कारण की वजह से। आइए अब बात करते हैं कि टीका काम कैसे करता है हमारे शरीर पे, या हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरह से ये मजबूत बनाता है। तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे किस तरह के रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, या क्या ऐसे काम करता है जिससे हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो मजबूत होती है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है वो मजबूत होती है। आइए देखते हैं। टीके सुरक्षा बनाने के लिए आपके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा के साथ काम करते हैं
और ये ध्यान देते हैं कि आपके शरीर की इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बने। ऐसा करने से बीमारियों का जोखिम कम होता है। जब आप टीका प्राप्त करते हैं तो आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया करती है। ये सबसे पहले हमलावर रोगाणु को पहचानती है, जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया, जो टीके के जरिए आपके शरीर के अंदर जाते हैं। फिर एंटीबॉडी का उत्पादन होता है। एंटीबॉडी एक स्वाभाविक रूप से बनने वाली प्रोटीन है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम बनाती है, ताकि आपका शरीर जब भी किसी कीटाणु जैसे वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आए तो उससे लड़ने की शक्ति उसकी बढ़ जाए। तो इस चीज के लिए एंटीबॉडीज बनते हैं। तो जब टीका आपके शरीर में आता है, तो जब आपके शरीर में वो वायरस आता है या बैक्टीरिया आता है जो कि या तो मरे हुए रूप में होता है या फिर बहुत कमजोर रूप में, तो तब आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज बनाती हैं, ये प्रोटीन्स बनाती हैं, ताकि आपके शरीर की क्षमता इन कीटाणुओं से लड़ने की बढ़ जाए। और आगे भी जब भी आपका शरीर इन कीटाणुओं के संपर्क में आए तो आपके शरीर को और आपके इम्यून सिस्टम को याद रहे कि किस तरह से इन कीटाणुओं से लड़ना है। तो जैसे मैंने बताया कि इस प्रकार से भविष्य में अगर आप कभी इन रोगाणुओं के संपर्क में आते हैं तो आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है या इम्यून सिस्टम है, चूंकि उसको पहले ही वैक्सीन मिल चुकी है, टीका मिल चुका है, तो उसको पता है कि उस वायरस या बैक्टीरिया से किस तरह से लड़ाई लड़नी है। तो वो आपके अस्वस्थ होने के पहले ही ये लड़ाई लड़कर उस रोगाणु को नष्ट कर देता है और आपको बीमारियों से बचाता है। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली या इम्यून सिस्टम को प्रकृति ने याद रखने के लिए डिजाइन किया है। एक बार टीके के एक या एक से अधिक खुराकों के संपर्क में आने के बाद हम बीमारियों से वर्षों, दशकों या जीवन भर के लिए सुरक्षित रहते हैं। यही वो बात है जो टीकों को इतना प्रभावी बनाती है कि हम किसी भी बीमारी के चपेट में आने के पहले ही इन टीकों की वजह से उन बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में ये टीके लग चुके हैं, इसका मतलब हमारे शरीर में वो जर्म्स जैसे वो बैक्टीरिया और वायरस जा चुके हैं और हमारे शरीर ने सीख लिया है या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली ने सीख लिया है कि इन कीटाणुओं से किस तरह से लड़ाई लड़नी है और खुद को बचाना है। तो इस वजह से बीमारी होने के पहले ही हमारा शरीर सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि हमने ये टीके प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए, यहाँ ये भी समझिए कि जब कोई व्यक्ति टीकाकरण करवाता है तो उसके संक्रमण का खतरा भी बहुत कम हो जाता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैंने टीकाकरण करवाया तो मेरी जो क्षमता है कि मैं उस बीमारी को किसी और तक पहुंचाऊं वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। तो इस वजह से भी टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सिर्फ अपने बचाव के लिए टीकाकरण नहीं कर रहे हैं, पर ऐसे लोग जो टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं किसी कारण की वजह से, उनके लिए भी आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। टीकों के बिना हमें मेनिंजाइटिस, पोलियो, निमोनिया, इन्फ्लुएंजा और अब तो कोविड भी, ऐसी बीमारियों से गंभीर बीमारी होने का और विकलांगता का भी खतरा है। कुछ बीमारियां तो ऐसी भी हैं जो जानलेवा होती हैं। WHO का यह अनुमान है कि हर साल करीबन 2 से 3 मिलियन लोगों की जिंदगी इन टीकों या वैक्सीन्स के द्वारा बचती है। आइए अब जानते हैं टीके विकसित कैसे होते हैं और इनका परीक्षण कैसे किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाले टीके जैसे मीजल्स, पोलियो, ऐसे टीके दशकों से लग रहे हैं और लोग इन्हें सुरक्षित रूप से प्राप्त करते हैं। सभी दवाओं के जैसे ही हर वैक्सीन को भी व्यापक और कठोर परीक्षण से गुजरना पड़ता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जब किसी देश में प्रस्तुत हो रहे हैं या फिर जब ये मनुष्यों पर लगाने के लिए इस्तेमाल में आने वाले हैं तो ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं हैं। रोग से बचाव के लिए इन वैक्सीन्स की सुरक्षा और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए इन प्रायोगिक वैक्सीन्स को पहले पशुओं पर परीक्षण किया जाता है। इसके बाद ही मानव पर 3 चरणों में इसका परीक्षण किया जाता है। पहले चरण में टीका को कम वॉलंटियर्स पे इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सुरक्षा को निर्धारित किया जाता है। समय समय पर जांचा जाता है कि जिन वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन्स दी गई हैं उनके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहा है या नहीं, और फिर इन सारी चीजों को जांचने के बाद एक सही खुराक को निर्धारित किया जाता है कि इस वैक्सीन को कितने खुराक में मनुष्यों को देनी है। द्वितीय चरण में टीका को आमतौर पर सैकड़ों वॉलंटियर्स को दिया जाता है।
किसी भी दुष्प्रभाव के लिए बारीकी से निगरानी की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने में या इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करने में ये वैक्सीन कितनी सक्षम है। इस चरण में बीमारी के परिणामों पर डेटा एकत्रित करते हैं और इस चरण में कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन्स प्राप्त होते हैं और अन्य को वैक्सीन्स नहीं दिए जाते हैं ताकि तुलना हो सके और सही तरीके से वैक्सीन की सुरक्षा का निर्माण हो सके। तीसरे चरण में हजारों वॉलंटियर्स पर वैक्सीन्स का प्रयोग होता है और ठीक उसी तरह जिस तरह दूसरे चरण में कुछ वॉलंटियर्स को ये वैक्सीन्स मिले थे और कुछ को नहीं, उसी प्रकार से तीसरे चरण में भी जो एक ग्रुप होता है वॉलंटियर्स का, जैसे 1000 वॉलंटियर्स का ग्रुप हुआ, उनमें से कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन्स दी जाती हैं और कुछ को नहीं। दोनों समूहों के डेटा की तुलना कर कर ये देखा जाता है कि ये वैक्सीन सुरक्षित है और ये भी निश्चय किया जाता है कि ये उस बीमारी के खिलाफ कितनी प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करती है जिस बीमारी से लड़ने के लिए इसे तैयार किया गया है। यानी ये उस बीमारी से लड़ने में कितनी सक्षम है जिस बीमारी से लड़ने के लिए इसे तैयार किया गया है। एक बार नैदानिक परीक्षणों के परिणाम उपलब्ध होने के बाद इस टीके को राष्ट्रीय टीकाकरण में पेश किया जा सकता है, परंतु किसी टीके को राष्ट्रीय टीकाकरण में प्रस्तुत करने के पहले उस टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता को अच्छी तरह से जांचा जाता है और उसके बाद ही इसे लोगों पर प्रयोग किया जाता है। एक वैक्सीन के लोगों पर लगने की शुरुआत होने के बाद किसी भी दुष्प्रभाव के लिए करीबी निगरानी रखी जाती है और डेटा भी एकत्रित करते हैं। इस प्रकार उस वैक्सीन की प्रभावशीलता का आकलन जारी रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वैक्सीन्स में होता क्या है, यानी वैक्सीन्स बनते किन चीजों से हैं। वैक्सीन के सभी इंग्रेडिएंट्स ये सुनिश्चित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं कि वो वैक्सीन कितनी प्रभावी और सुरक्षित है। तो आइए जानते हैं कि वैक्सीन में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है एंटीजन। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन किसी भी वायरस या बैक्टीरिया का कमजोर या मारा हुआ रूप होता है। अब ये करता क्या है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको ये बीमारी को पहचानने और लड़ने के लिए प्रशिक्षित करता है, यानी कि ट्रेन करता है, ताकि जब आगे अगर कभी हम इस बीमारी के संपर्क में आए तो हमारे बीमार होने से पहले ही हमारा इम्यून सिस्टम इससे ये लड़ाई लड़कर और ये लड़ाई जीत जाए और हमें इन बीमारियों से बचा ले। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है एडजुवेंट। एडजुवेंट जो है वो हमारी इम्यून सिस्टम को या प्रतिरक्षा प्रणाली को और मजबूत करता है और बढ़ावा देता है बीमारी से लड़ने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये टीके को बेहतर काम करने में मदद करता है। तीसरा इंग्रेडिएंट होता है प्रिजर्वेटिव, जो ये सुनिश्चित करता है कि टीका लंबे समय तक प्रभावी रहे। और चौथा इंग्रेडिएंट होता है स्टेबलाइजर, जो स्टोरेज और परिवहन या ट्रांसपोर्टेशन के दौरान टीके की रक्षा करता है। अब ये भी जान लीजिए कि टीकों में इस्तेमाल होने वाले कई इंग्रेडिएंट्स प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में, पर्यावरण में या हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में उपलब्ध होते हैं। अब हम जिस विषय पे बात करेंगे वो हम सब जानना चाहते हैं और वो ये है कि क्या टीके सुरक्षित हैं? टीकाकरण सुरक्षित है और टीके से होने वाले दुष्प्रभाव आमतौर पर अस्थायी और मामूली होते हैं, जैसे गले की खराश या फिर मामूली बुखार। अधिक गंभीर दुष्प्रभाव भी संभव हैं, लेकिन अत्यंत दुर्लभ हैं। किसी भी लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन को इंसानों पर इस्तेमाल होने के पहले कठोरता से कई चरणों में परीक्षण किया जाता है और पेश करने के बाद भी, यानी लोगों को वैक्सीन लगने के बाद भी उसको रेगुलरली हम लोग मॉनिटर करते हैं ताकि ये देखा जा सके कि वो वैक्सीन इंसानों पर कितनी प्रभावी और कितनी सुरक्षित है और उस बीमारी से जिसके लिए वो वैक्सीन बनी है कितनी उपयोगी है उस बीमारी से हमको बचाने के लिए। याद रखें, आप वैक्सीन लगवाने की तुलना ऐसी जटिल बीमारियां जो इन वैक्सीन से रोकी जा सकती है उनके दुष्प्रभावों से प्रभावित होने की ज्यादा संभावना रखते हैं। उदाहरण के लिए टेटनस की वैक्सीन ना लेने से अत्यधिक दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन और रक्त के थक्के बन सकते हैं। कई वैक्सीन निवारक बीमारियां मौत का कारण भी बन सकती हैं। तो अब तक आप ये समझ गए होंगे कि टीकाकरण के लाभों ने कई बीमारियों के जोखिमों को बहुत कम कर दिया है
और दुनिया में और कई मौतें होती और कई बीमारियां फैलती अगर ये टीकाकरण उपलब्ध नहीं होते। अब हमने शुरुआत में ही ये बात तो करी थी कि टीके बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए और टीके हमें कई बीमारियों से बचाते हैं। लेकिन हमने ये भी बात करी थी कि टीकों को सही तरीके से स्टोर करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये सही तापमान पर सही तरीके से स्टोर नहीं होंगे तो ये इन बड़ी बीमारियों से हमें बचाने में अप्रभावी हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि टीकों को किस तरह से इनका संग्रहण करना चाहिए या टीकों को किस तरह से स्टोर करना चाहिए। कई टीकों की अत्यधिक विशिष्ट स्टोरेज आवश्यकताएं होती हैं जो पूरी नहीं होने पर उस टीके को पूरी तरह से अप्रभावी भी बना सकती हैं या फिर उसकी बीमारी से लड़ने की क्षमता को कई गुना कम कर सकती है। और इसी वजह से टीकों को बिल्कुल सही तरीके से तब तक संग्रहित करके रखना चाहिए जब तक ये प्रशासित नहीं हो जाते। और ये निर्माता, सप्लायर और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उन सबकी साझा जिम्मेदारी है। टीके के विशाल बहुमत को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच मेडिकल रेफ्रिजरेटर में संग्रहित करके रखा जाना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस के औसत के साथ। परंतु कुछ टीके ऐसे भी होते हैं जो -15 से लेकर -50 डिग्री सेल्सियस के बीच भी संग्रहित करके रखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कई टीकों को प्रकाश से संरक्षित रखा जाना चाहिए और सही तरीके से पैक किया जाना चाहिए, क्योंकि यूवी प्रकाश इन टीकों को नुकसान पहुंचा सकता है। टीकों को एक फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर के भीतर संग्रहित करना चाहिए जो विशेष रूप से पूरे यूनिट में समान, स्थिर और नियंत्रित तापमान देने के लिए बनाई गई हो। अब अगर वैक्सीन्स को सुरक्षित और प्रभावकारी बनाए रखना है तो ये जानना जरूरी है कि ये जो फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर होते हैं जिनके अंदर वैक्सीन्स को रखा जाता है, उनकी स्टोरेज कंडीशंस को या उसकी टेम्परेचर कंडीशन को किस तरह से जांचा जाता है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले एक कैलिब्रेटेड रेफ्रिजरेटर थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब ये कैलिब्रेटेड डिजिटल थर्मोमीटर क्या करता है? ये लगातार ये निगरानी बनाए रखता है कि जो रेफ्रिजरेटर है वो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ये जो वैक्सीन्स हैं वो सही तरीके से संग्रहित हैं। दूसरा, अब ये देखते हैं कि इस फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर की जिसमें ये वैक्सीन्स संग्रहित होते हैं, इसकी दैनिक या डेली टेम्परेचर रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। निर्दिष्ट वैक्सीन सुपरवाइजर या उनके डेप्यूटी ये सुनिश्चित करते हैं कि जो कर्मचारी इन डिजिटल थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं इस फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर की तापमान को लेने के लिए, वो इस डिजिटल थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने में कितने सक्षम हैं और इस्तेमाल करने के साथ साथ वो इससे रीडिंग लेने में और इस डिजिटल थर्मोमीटर को हर एक दिन रीसेट करने में कितने सक्षम है, ताकि ये पता चल सके कि ये जो फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर है ये हर दिन सही तापमान दे रहे हैं ताकि हमारे जो वैक्सीन्स है वो सही तरीके से संग्रहित हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जो थर्मोमीटर, जो डिजिटल थर्मोमीटर हम इन फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर जिसमें वैक्सीन रखते हैं उनको उनके तापमान को देखने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो कितने कैलिब्रेटेड हैं। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? ये जिम्मेदारी है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मैनेजर्स, कोल्ड चेन मैनेजर्स और जो हमारे क्लिनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स होते हैं उनकी जिम्मेदारी है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि जो थर्मोमीटर इस्तेमाल होते हैं, जो डिजिटल थर्मोमीटर इस्तेमाल होते हैं इन फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर का तापमान लेने के लिए हर एक दिन, जिसको रीसेट किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो ये वैक्सीन्स हैं ये सही तरीके से संग्रहित हैं। तो ये जो थर्मोमीटर है वो कितने सही तरीके से कैलिब्रेटेड हैं, क्योंकि अगर ये थर्मोमीटर कैलिब्रेटेड नहीं है तो जो हमको रीडिंग्स मिलेंगी इनसे वो बिल्कुल गलत होंगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन्स जो है वो सही तापमान पे स्टोर्ड हैं कि नहीं है। तो इससे पहले कि हम ये वीडियो खत्म करें, मैं फिर से आपका ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी कि टीके जो हैं वो इस दुनिया की कुछ सबसे खराब बीमारियों से हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि इन टीकों को कितने सही तरीके से संग्रहित किया जा रहा है या स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये टीके सही टेम्परेचर पे या सही तापमान पे स्टोर
सही तरीके से नहीं होंगे, सही तरीके से पैक नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि ये जो टीके या वैक्सीन्स हैं, इनकी जो लड़ने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। कई टीके तो ऐसे भी होते हैं जो पूरी तरह से खराब हो जाते हैं अगर उनको गलत तापमान पे रखा जाए या अगर उन पर प्रकाश पड़ जाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी लोग टीके के संग्रहण में शामिल हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि टीकों को सही तरीके से स्टोर किया जा रहा है। एक फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर का प्रयोग हो रहा है टीकों को रखने में, और इस फार्मास्यूटिकल रेफ्रिजरेटर को लगातार नियमित रूप से चेक किया जा रहा है एक कैलिब्रेटेड, मैं फिर से कहना चाहूंगी, सिर्फ डिजिटल थर्मोमीटर नहीं, एक कैलिब्रेटेड डिजिटल थर्मोमीटर के द्वारा, ताकि ये पता चल सके कि जो टेम्परेचर या जो तापमान ये रेफ्रिजरेटर दे रहा है वो कितना सही है उस टीके के लिए। अब इससे ये सुनिश्चित होगा कि वो टीके जब हम पे लगेंगे तो वो उस बीमारी से हमको कितनी सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे जिस बीमारी से लड़ने के लिए उन टीकों को असल में बनाया गया है। और अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी हेल्थ केयर से जुड़े लोगों का जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये वैक्सीन्स जो इतनी जटिल बीमारियों से हमें बचाव प्रदान करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, ये सही तरीके से लोगों के बीच में पहुंच सके और वितरित हो सके। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपको वैक्सीन्स जगत के बारे में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें ये समझ में आए कि आपको ये जानकारी पसंद आई। कमेंट करना ना भूलें, हमको ये बताएं कि आपको आगे चिकित्सा जगत से रिलेटेड किस विषय के बारे में जानना आप पसंद करेंगे, तो कमेंट ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे जब भी कोई भी वीडियोस डालें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वो वीडियोस ज़रूर देखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।